हेलो गाइस, वेलकम मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन बजा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इम्पैक्ट के असर से उबरने में मार्स की सरफेस को 50 मिलियन ईयर्स लगने वाले थे, लेकिन तबाही के बाद फिर से उबरने के लिए किसी प्लेनेट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। नई दमदार एविडेंस बताते हैं कि लाइफ के लिए ज़रूरी कंडीशंस मार्स पर लौटी ज़रूर होंगी, लेकिन क्या लाइफ ने भी वापसी की होगी? ये इम्पैक्ट तो हिस्ट्री का एक छोटा हिस्सा था। हो सकता है कि लाइफ और प्लैनेट फिर से रिकवर कर ले। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले प्लूटो के साइज़ का एक एस्ट्रॉयड मार्स के सरफेस से टकराया। इससे प्लैनेट की सरफेस पिघल गई, एटमॉस्फेयर उड़कर स्पेस में पहुंच गया और ओशन उबलकर ख़त्म हो गए। अगर इस प्लैनेट पर लाइफ ने अपने कदम जमाए थे तो वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई होगी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि ये एक्सटेंशन थोड़े टाइम का ही रहा होगा और शायद लाइफ ने यहाँ फिर से नई शुरुआत की होगी। बोरेलिस इम्पैक्ट के 10 मिलियन ईयर्स बाद मार्स इतना ठंडा हो गया होगा कि इसकी सरफेस फिर से सॉलिड बन जाए। इस प्लैनेट पर लाइफ के लिए ज़रूरी करीब सारी चीज़ें रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। मार्स की सरफेस सूखी और बिना पानी वाली थी, तो यहाँ लाइफ की शुरुआत नहीं हो सकती थी। मार्शन की दूसरी जनरेशन का पैदा होना मुश्किल था। जहाँ तक हमें मालूम होता है, लाइफ के लिए पानी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। ईयर 2004 नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर्स मार्स पर लैंड करता है। इसके मिशन का एक हिस्सा ये ढूंढना भी था कि बोरेलिस इम्पैक्ट के बाद मार्स पर फिर से पानी नज़र आया था। जल्द ही अपॉर्चुनिटी को मार्स की सरफेस पर एक अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ी। ये थे अजीब और गोल मेटेलिक रॉक। इन रॉक को कहा जाता है ब्लूबेरीज, और ये बहुत ही एक्साइटिंग है। ब्लूबेरीज आयरन ऑक्साइड के नोड्यूल्स होते हैं जो ज़मीन में गहराई पर बनते हैं। ऐसे ही आयरन नोड्यूल्स का मार्स पर बनना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोरेलिस इम्पैक्ट की वजह से प्लैनेट के पिघलने के बाद बने होंगे और ये बनते हैं पानी से। ऐसे छोटे छोटे ब्लूबेरीज के बनने के लिए ज़रूरी है कि सैंड ड्यून में से बहुत सारा पानी बहता हुआ नीचे आए, और तब ये हर एक सैंड रेन के आसपास मौजूद आयरन ऑक्साइड को अपने साथ ले आता, और छोटे से ब्लूबेरी में करीब 1 औंस आयन तो होगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। ऐसे किसी ब्लूबेरी में 1 औंस आयन तभी ही समा सकता है जब इसे 1000 गैलन पानी मिले। ब्लूबेरी सैंडस्टोन्स में काफ़ी गहराई पर बनते हैं, लेकिन हज़ारों साल के दौरान विंड इरोजन की वजह से ये सॉफ्ट रॉक तो घिस जाती है, सिर्फ ब्लूबेरीज बची रहती हैं। अगर हम ब्लूबेरीज की इस ढेर के एज की तरफ जाए तो हम वो प्रोसेस नज़र आएगा जिसके ज़रिए ये चट्टान से बाहर निकलती हैं। आप देख सकते हैं इन ब्लूबेरीज के अंदर क्या है। फॉसल सैंडस्टोन्स की लेयर, हवा इस डायरेक्शन में बह रही है सतह के नीचे की तरफ, और ये सॉफ्ट सैंडस्टोन्स में से निकलकर बाहर आ रही है। देखिए यहाँ नज़र आ रही है ये डेंस आयरन नोड्यूल्स, और रॉक से बाहर आने पर ये पहाड़ के नीचे लुढ़क कर यहाँ लेयर्स के बीच में इकट्ठा हो रही हैं। हम जानते हैं कि मार्स पर भी हमें ऐसी ही कंडीशन मिली है। यहाँ की सरफेस पर ब्लूबेरीज बिखरी पड़ी है, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ हुआ है वैसे ही मार्स पर भी ज़रूर हुआ होगा। रॉक की सतह पर बहते पानी ने आयरन को इकट्ठा किया होगा, और वहाँ तेज़ हवाएं भी चल रही होगी जिनसे फॉसल सैंड ड्यून्स गिसे हुए होंगे। मार्स की सरफेस पर ब्लूबेरी तभी बन सकती थी जब इस रेड प्लैनेट पर पानी होता और इस कैटास्ट्रॉफ के इम्पैक्ट के बाद इसे इसका एटमॉस्फेयर वापस मिल गया होता। सरफेस पर लिक्विड वाटर होने की वजह से लाइफ के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें एक बार फिर मिल गई होंगी, ताकि मार्शंस की एक दूसरी जनरेशन पैदा हो सके। वैली से थोड़ा ऊपर और फॉसलाइज्ड ड्यून से थोड़ा आगे एक और जियोलॉजिकल फीचर है जो मार्स पर भी मिलता है, और इससे पता चल सकता है कि बोरेलिस इम्पैक्ट के बाद कितना वाटर फिर से रेड प्लैनेट के सरफेस पर लौटा होगा। ये स्पेस बहुत नैरो है, पर ये कमाल की है। आप देख सकते हैं कि ये वॉल कितनी सीधी और वर्टिकल भी है। किसी स्लॉट कैनियन को एक्सपीरियंस करने का यही तरीका है। इस तरह के स्लॉट कैनियन की शुरुआत अर्थ की सरफेस पर क्रैक से होती है। जब टाइटॉनिक प्लेट्स शिफ्ट करती है तो रॉक में ज़बरदस्त प्रेशर डिवेल्प होता है, और फिर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। ये यहाँ और भी गहरी है। ऊपर वाले हिस्से में तो ये ट्रैक और भी नैरो है। एक हिस्से से लेकर दूसरे तक ये वॉल बिल्कुल सीधी है, और ये वाकई ब्यूटीफुल है। टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से सरफेस में छोटे क्रैक्स आ सकते हैं, लेकिन इन क्रैक्स को वाइट डीप कैनियन में बदलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है।
पीछे जो जगह थी वो काफ़ी नैरो थी, पर यहाँ कैनियन के नीचे हिस्से में जगह काफ़ी चौड़ी नज़र आ रही है। अब यहाँ सिर्फ टेक्टोनिक एक्टिविटी ही इस क्रैक को और चौड़ा करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी और वो शायद है पानी। इस जगह से काफ़ी ज़्यादा पानी बहा होगा जो अपने साथ रेत और ग्रेवल को ले आया होगा, और इसी से ये सैंडस्टोन्स जो तराशा गया है, ये जो सूपिंग पैटर्न है, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, इन सबको बहते पानी ने बनाया होगा। स्लाइड कैनियन फिलहाल सूखे हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड अक्सर इस एरिया को अपना शिकार बनाती रहती हैं। ऐसा होने पर तेज़ बहाव वाला पानी कैनियन से होकर बहते हुए इन्हें और ज़्यादा चौड़ा और गहरा बनाता है। यानी ऐसे स्लाइड कैनियंस जो आज हमें दिखते हैं, साइंटिस्ट ने मार्स पर भी ऐसी ही कैनियंस देखी है, जो इस बात की एविडेंस है कि 4 बिलियन ईयर से भी पहले बोरियलिस इम्पैक्ट के बाद भी इस प्लैनेट पर खूब सारा पानी मौजूद था। लेकिन ये पानी आया कहाँ से? शायद ये इस प्लैनेट में ही मौजूद रहा हो। पानी काफ़ी वॉल्यूम में मिलता है, हम जानते हैं अर्थ के मेंटल में काफ़ी गहराई पर पानी मौजूद है, तो ये भी हो सकता है कि मार्स पर पानी बेशक गहराई में रहा हो और इस कैटास्ट्रोफी के बाद भी ये बाहर आ गया होगा। अर्थ पर भी साइंटिस्ट अर्थक्वेक के साइज्मिक वेव का इस्तेमाल ज़मीन के नीचे गहराई पर मिनरल में दबे हुए पानी का पता लगाने के लिए करते हैं। ऐसा ही कोई वाटर सोर्स शायद इम्पैक्ट के बाद मार्स में 100 माइल्स की गहराई पर छुपा रहा हो, और वोल्केनोस शायद इस पानी को फिर से सरफेस पर लाए हों। पानी प्लैनेट के सरफेस के नीचे से ऊपर तक जियोलॉजिकल एक्टिविटी के जरिए भी पहुंच सकता है। इनमें वोल्केनोस भी शामिल है। अर्थ पर वोल्केनोस बहुत सी गैसेस को बाहर निकालती है, जिनमें वाटर वेपर्स भी शामिल है, और हमने मार्स पर भी वोल्केनोस देखे हैं। मार्स पर सोलर सिस्टम के सबसे बड़े वोल्केनोस मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा है ओलंपस मोन्स, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम्स ज़्यादा ऊंचा है। 4.49 बिलियन ईयर्स पहले वोल्केनोस ने एटमॉस्फेयर में लावा उगलना शुरू किया, और फिर पानी भी। ऐसे खतरनाक रेनी स्टॉर्म आए जिनसे मार्स की सरफेस भर गई। हजारों लाखों साल के दौरान मार्स पानी वाली एक दुनिया बन गई। एक बार फिर यहाँ मार्शंस की दूसरी जनरेशन पैदा होने के लिए एकदम सही कंडीशंस बन गए। आपको लगेगा कि जिस तरह मार्स पर एक मैसिव कोलिजन हुआ, इसके बाद तो लाइफ का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन शायद सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। हो सकता है कि एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट के बाद मार्स पर लाइफ की एक नई साइकिल शुरू हो गया होगा। थ्योरी के मुताबिक 4 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम में 2 प्लैनेट पर लाइफ मौजूद थी, क्योंकि 140 मिलियन माइल्स दूर अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई ही थी। और अर्थ क्योंकि एक स्टेबल प्लैनेट है, इसीलिए एक दिन यहाँ हम जैसे इंसान इवॉल्व होने वाले थे। लेकिन मार्स की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से मिले एविडेंस बताते हैं कि वहाँ एक आइसी एपोकलिप्स का हमला होने वाला था। मार्स की दूसरी जनरेशन के लिए सर्दियाँ शुरू होने को थी। हजारों साल से इंसान ये सोचकर हैरान होते आए हैं कि क्या मार्स पर लाइफ थी, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इस वीडियो की और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और इसके मुतालिक अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।